बंद कमरे में जबरदस्ती किसी महिला का सीना दबाना, सलवार उतारने की कोशिश करना रेप की कोशिश नहीं है, यह मानना है पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस पूर्णेंदु सिंह का। और इस आधार पर 9 जुलाई को फैसला सुनाते हुए बांका के हिमांशु उर्फ मिथिया पाठक को बरी कर दिया। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट खफा हो गया है। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को 14 जुलाई को सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया, जिस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हैरानी जताते हुए नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजों को संवेदनशील होना चाहिए और सर्च करनी चाहिए। जज कानूनी पड़ताल के बिना फैसले दिए जा रहे हैं। हम पटना हाईकोर्ट के फैसले की विस्तार से समीक्षा करके विस्तृत आदेश जारी करेंगे। यह मामला 18 साल पहले का है। 20 जनवरी 2008 को बिहार के बांका जिले के अमरपुर में छाया फोटो स्टूडियो के मालिक के खिलाफ रेप की कोशिश की एफआईआर हुई। युवती ने आरोप लगाया कि 19 जनवरी 2008 की शाम लगभग 4:30 बजे अमरपुर के छाया स्टूडियो में वो अपने पापा के साथ फोटो खिंचवाने गई थी। स्टूडियो मालिक हिमांशु उर्फ मिथिया पाठक फोटो खींचने के बहाने उसे अंदर ले गया और पापा को कंप्यूटर मॉनिटर पर तस्वीर देखने के लिए बाहर इंतजार करने को कहा। अंदर जाते ही स्टूडियो का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हिमांशु ने अपने कपड़े उतारे और हमारी सलवार उतारने की कोशिश की। उस लड़की ने कहा, रेप करने के इरादे से छाती दबाने लगा और जबरन छेड़छाड़ की चीखें सुनकर उसके पापा ने दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोला। इसके बाद हिमांशु उसके पापा को जोर से धक्का देकर भाग गया। 5 साल तक चले ट्रायल के बाद 2013 में बांका कोर्ट ने हिमांशु को रेप के प्रयास और गलत तरीके से बंधक बनाने के तहत दोषी करार दिया था। उसे 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। लोअर कोर्ट के फैसले को हिमांशु ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। हिमांशु के वकील अजय मुखर्जी और गणेश शर्मा ने पटना हाईकोर्ट में दलील दी कि निचली अदालत का फैसला गैर कानूनी है। उन्होंने तर्क दिया कि कथित घटना 19 जनवरी को हुई थी, जबकि एफआईआर 20 जनवरी को दर्ज की गई। लड़की पक्ष इस देरी का कोई उचित कारण नहीं बता सका। 13 साल बाद 9 जुलाई 2026 को फैसला सुनाते हुए पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने कहा कि इस मामले में मेडिकल एविडेंस नहीं है। रेप करने की कोशिश की दिशा में भी स्पष्ट शारीरिक प्रयास के प्रमाण नहीं है, इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के नाराजगी जताने के बाद देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होगा। आखिर ऐसा हुआ क्या है कि बिहार में लोग धड़ाधड़ जमीनें खरीद रहे हैं? और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। आपको 3 आंकड़ों से यह समझाता हूं। पहला, डेटा बता रहा है कि बीते 3 सालों में बिहार में स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से मिलने वाले रेवेन्यू में तेजी दर्ज की गई। इसी से उत्साहित बिहार सरकार ने इस साल बंपर कमाई की उम्मीद कर रखी है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष स्टैंप शुल्क के जरिए होने वाली कमाई का लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपए रखा है, जो पिछले साल से 21% ज्यादा है। यह करीब 8,000 करोड़ के आसपास था पिछले साल। इतना बड़ा टारगेट अचीव करना तभी संभव है जब जमीन और संपत्ति की बंपर खरीद बिक्री हो। दूसरा, सिर्फ स्टैंप ड्यूटी नहीं, भूमि राजस्व से भी सरकार की कमाई बढ़ने की उम्मीद है। 2026-27 के बजट में 800 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 2025-26 के संशोधित अनुमान में यह 700 करोड़ रुपए, यानी इसमें भी करीब 14% की बढ़ोतरी का अनुमान है। और तीसरा, बिहार सरकार जमीन की खरीद बिक्री को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए भी बड़े बदलाव कर रही है। अगस्त से बिहार में जमीन, फ्लैट और दूसरी संपत्तियों की रजिस्ट्री चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल हो जाएगी। इसके बाद लोगों को मोटी फाइलें लेकर रजिस्ट्री कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस व्यवस्था की शुरुआत 11 जुलाई को हाजीपुर जिला निबंधन कार्यालय से की जा चुकी है। बिहार निबंधन नियमावली 2026 के तहत पहले चरण में 10 रजिस्ट्री कार्यालयों को पूरी तरह पेपरलेस बनाया जा रहा है। हाजीपुर के बाद 18 जुलाई से 9 और कार्यालय इस डिजिटल व्यवस्था से जुड़ जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेज होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और दस्तावेजों से जुड़ी गड़बड़ियों पर भी रोक लगेगी। और इसलिए भी बिहार में जमीन खरीद बिक्री में बहुत तेजी आएगी। वैसे आपका क्या मानना है? यही कारण है कि बिहार में लोग जमकर जमीनें खरीद रहे हैं या असली कारण कुछ और है? मार्केट में एक नया एंड्रॉइड मैलवेयर आ गया है, जो आपके फोन की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है, आपके एसएमएस पढ़ सकता है, कॉन्टैक्ट्स एक्सेस कर सकता है, रियल टाइम में डिस्प्ले स्ट्रीम कर सकता है और फोन को कहीं दूर से बैठकर रिमोटली लॉक या अनलॉक कर सकता है।
और फोटो लेने के लिए आपके फ्रंट कैमरे का भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इस मैलवेयर का नाम है रेड हुक एंड्रॉयड। यह मैलवेयर फोन में घुसकर सेंसिटिव डेटा और बैंकिंग जानकारी को चुपके से एक्सेस कर सकता है, जिससे आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इस तरह के मैलवेयर आमतौर पर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स चुराते हैं, यानी आपके यूजर आईडी और आपका पासवर्ड। लेकिन रेड हुक को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह डिवाइस से अलग अलग चीजों को चुरा सकता है। यह आमतौर पर एक नकली मैसेज, ईमेल, फोन कॉल या सोशल मीडिया लिंक से शुरू होता है। अटैकर अक्सर कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव या भरोसेमंद ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव होने का दिखावा करते हैं ताकि यूजर्स को ऐप डाउनलोड करने के लिए मना सके। अक्सर ये फाइनेंशियल एक्टिविटी से जुड़ी या बैंकिंग वेबसाइट से जुड़ी जो गतिविधियां होती हैं वहां पर ज्यादा होता है। विक्टिम को गूगल प्ले स्टोर पर भेजने की बजाय उन्हें एक नकली वेबसाइट पर ले जाया जाता है जो असली लगती हैं और उनसे एपीके फाइल इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद यूजर से एक्सेसिबिलिटी परमिशन के लिए देने के लिए कहा जाता है और यह दावा करते हुए कि आपको ठीक से काम करने के लिए जरूरी है, आपको मना लिया जाता है। एक बार एक्टिव होने के बाद रेड हुक फोन पर होने वाली लगभग हर चीज को मॉनिटर कर सकता है। रिसर्चर्स का कहना है कि यह स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है, एसएमएस पढ़ सकता है, कॉन्टैक्ट्स एक्सेस कर सकता है, यानी आपके फोन में किसका नंबर सेव है, किसको आप फोन मिला रहे हैं, किसका फोन आपके फोन पर आ रहा है। रियल टाइम में डिस्प्ले स्ट्रीम कर सकता है, फोन को रिमोटली लॉक या अनलॉक कर सकता है और फोटो लेने के लिए आपके फ्रंट कैमरा का इस्तेमाल आपकी बिना इजाजत के कर सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद इसके लेटेस्ट वर्जन को हटाना भी बहुत मुश्किल है। तो सवाल है कि इससे बचें कैसे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक केवल गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें। व्हाट्सएप, एसएमएस, टेलीग्राम या किसी वेबसाइट से एपीके फाइल इंस्टॉल ना करें। रेड हुक अक्सर नकली बैंक और सरकारी वेबसाइट्स के जरिए फैलता है। इंस्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेज बंद रखें। अगर कोई साधारण ऐप एक्सेसिबिलिटी, एसएमएस, कॉल या स्क्रीन रिकॉर्डिंग की परमिशन मांगे तो उसे तुरंत मना कर दें और गूगल प्ले प्रोटेक्ट हमेशा चालू रखें। आपकी जानकारी इससे कुछ मजबूत हुई या नहीं हुई, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।